हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोगों का कक्षा 10th का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 देखने वाले हैं। क्वेश्चन आंसर है। चैप्टर का नाम है दोस्तों भारत संसाधन एवं उपयोग खंड का है। दोस्तों इसका क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं, तो इस वीडियो को पूरा तक देखना। अगर चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का पूरी तरह से हम लोग सॉल्यूशन यानी कि आंसर देखने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न में 4 प्रश्न दिए गए और दीर्घ उत्तरीय में 2 प्रश्न दिए गए हैं दोस्तों। तो इसका सही उत्तर देखने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले इधर साइड ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन करते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको सब्जेक्टिव का उत्तर दिखाता हूँ दोस्तों। चलिए अभ्यास प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न का पहला नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों कि एक कोयला किस प्रकार का संसाधन है दोस्तों। कोयला किस प्रकार का संसाधन दोस्तों? अनवीकरणीय संसाधन है। और बी में क्या दोस्तों? नवीकरणीय, जैव है, अजैव है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो कोयला एक अनवीकरणीय संसाधन है। ठीक है दोस्तों, जो कभी भी समाप्त हो सकता है। दोस्तों नवीकरणीय संसाधन क्या होता है? जो कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता है, उसे नवीकरणीय ऊर्जा। कोयला है दोस्तों जो कभी भी समाप्त हो सकता है। दोस्तों नवीकरणीय ऊर्जा में क्या आ जाएगा दोस्तों? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इस प्रकार की ऊर्जा में नवीकरणीय ऊर्जा में आएगा दोस्तों। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों? सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन दोस्तों? सौर ऊर्जा भी बताया दोस्तों। सौर ऊर्जा एक पुनः पूर्ति योग्य, जो एक बार खत्म होने पर दोबारा उसे तुरंत हम इस्तेमाल कर सकते हैं या बना सकते हैं दोस्तों। तो सौर ऊर्जा कैसा संसाधन है दोस्तों? तो पुनः पूर्ति योग्य, यानी पुनः इससे पूर्ति योग्य कर सकते हैं दोस्तों। फिर तीसरा नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों? तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपमार्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है दोस्तों। तो देख सकते हैं सभी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है दोस्तों। तो तट रेखा में कितने किमी पर अपमार्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है दोस्तों? तो 200 किलोमीटर दोस्तों। तो 200 ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तीसरा नंबर प्रश्न का। चलिए चौथा नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों? जो देखिए, चलिए चौथा नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों कि डाकुओं की अर्थव्यवस्था संबंधित है। डाकुओं का अर्थव्यवस्था किससे संबंधित है दोस्तों? तो जल्दी से जल्दी इसको बताइए मेरे प्यारे साथियों। डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है किससे दोस्तों? तो संसाधनों को विदोहन से संबंधित है दोस्तों। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसका भी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसका भी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फर्स्ट प्रश्न का सिर्फ ए होगा दोस्तों। चलिए चौथा नंबर प्रश्न क्या कहा जा रहा है दोस्तों? समुद्री क्षेत्र में राजनैतिक सीमा कितनी किलोमीटर क्षेत्र में तक राष्ट्रीय संपदा निहित है दोस्तों? तो ये 12.2 किमी पर दोस्तों। चलिए ये आप इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आप सब्जेक्टिव की ओर रूबरू होते दोस्तों। सबसे सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका आंसर आप जरूर याद करके जाइएगा, क्योंकि इसमें से पक्का एक न एक प्रश्न पूछना फिक्स है दोस्तों। तो मैं बता दिया हूँ दोस्तों, ये 4 क्वेश्चन आपको कंप्लीट कर लेना है। इसमें से एक प्रश्न जरूर पूछेगा। पूछ सकता संसाधन को परिभाषित कीजिए, या तो संसाधन संरक्षण की उपयोगिता को लिखिए। ये भी पूछ सकता है दोस्तों। 5 वाला प्रश्न भी आप लोग पढ़ लीजिएगा दोस्तों। सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न दिए गए हैं दोस्तों। तो चलिए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो संसाधन के परिभाषित कीजिए। तो संसाधन को परिभाषित करते हैं दोस्तों। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, जो देखते हैं कि दोस्तों संसाधन को परिभाषित करने के लिए संसाधन किसे कहते हैं? तो संसाधन का परिभाषा क्या होता है? वे सभी वस्तुएं हो सकता है जो मानव जीवन के लिए, यानी मानव को जीवन में उपयोगी हो, उसे संसाधन कहते हैं दोस्तों। तो संसाधन किसे कहते हैं? वे सभी वस्तु जो मानव के लिए उपयोगी हो। जैसे में किसी भी पदार्थ को आप ले सकते हो जो मानव के लिए उपयोगी होता है दोस्तों, उसे ही हम संसाधन कहेंगे। जो मानव के लिए उपयोगी नहीं है उसे हम संसाधन नहीं कह सकते दोस्तों। तो देखिए संसाधन किसे कहते हैं? वैसे ही वस्तु जो मानव के लिए उपयोगी उसे संसाधन कहते हैं। सबसे करेक्ट और सिंपल फार्मूला है दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न क्या है कि संभावी एवं संचित कोष संसाधन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो संभावी एवं संचित कोष संसाधन क्या है, उसके बारे में अंतर लिखना है दोस्तों। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो दूसरा प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? देखिए संभावी एवं संचित कोष संसाधन में अंतर। तो यहाँ पे लिखना संभावी कोष, यहाँ पे लिखना संचित कोष। फिर आपको पहला नंबर अंतर क्या लिखना है दोस्तों? किसी क्षेत्र में विशेष मौजूद ऐसा संसाधन जिनका उपयोग में लाए जाने की संभावना रहती है। देखिए समझिए, किसी भी क्षेत्र में विशेष प्रकार का मौजूद संसाधन, जहाँ होना चाहिए संसाधन जिनका उपयोग में लाए जाने की संभावना है, लेकिन इनका उपयोग अभी तक नहीं किया गया है। इस किस में आएगा दोस्तों? संभावित कोष में आएगा दोस्तों। संचित कोष क्या होता है? ऐसा संसाधन जिसे उपलब्ध
तकनीक के आधार पर उपयोग में लाया जा सकता है, यानी तकनीक के आधार पर इसको उपयोग में लाया जा सकता है संचित कोष में। चलिए दूसरा नंबर अंतर क्या है दोस्तों, जो देखिए। चलिए यहाँ पे देखें, यहाँ पे हिमालय क्षेत्र में खनिज जिसका उत्पन्न अधिक होने के कारण महंगा, हिमालय के क्षेत्र में यह खनिज पाया जाता है, तो हिमालय से लाने में इसका जो होता है ना, जो अधिक महंगा पड़ता है, तो इसके कारण यह महंगा है दोस्तों। दूसरा में क्या लिखना है, संचित कोष के आंसर में अंतर में, ठीक है। तो लिखना है जल विद्युत ऐसा संसाधन है, जल विद्युत ऐसा संसाधन जिसमें नदी बांधों में जल के रूप में संचित है, जिसे तकनीक से उपयोग में लाया जा सकता है। देखिए ये संचित कोष का दो गो अंतर आपको लिखना है दोस्तों, इतना अंतर लिखेंगे तो आपको एग्जाम में पूरे मार्क्स मिलेंगे दोस्तों। तो चलिए तीसरा नंबर प्रश्न क्या कहा जा रहा है, तो देखिए यहाँ तीसरा नंबर प्रश्न कहा जा रहा है दोस्तों, संसाधन संरक्षण की उपयोगिता को लिखिए। संसाधन को हम लोग कैसे संरक्षित कर सकते हैं दोस्तों, संसाधन संरक्षित करने के लिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, जो देखिए उत्तर इसमें क्या कहा जा रहा है दोस्तों, जो समझिए। देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है दोस्तों ना, कि यहाँ पे देखिए संसाधन संरक्षण उपयोगिता को लिखिए। तो इसमें क्या उत्तर लिखना, संसाधन संरक्षित तत्पर संसाधनों की सुरक्षा करना और संसाधनों को विवेकपूर्ण उपयोग करना, संसाधन का संरक्षित करना क्या होता है दोस्तों, बचाव करना। तो क्या हो इसका आंसर लिखेंगे दोस्तों, संसाधन संरक्षण का तात्पर्य संसाधनों की सुरक्षा करना और संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग करना, यानी कि अच्छे तरह से जब आप संसाधन का उपयोग करेंगे दोस्तों तो यह संरक्षण कहलाएगा। तो तीसरा नंबर प्रश्न में आप लोग लिख सकते हैं, एक आप हमारे वाला भी ऐड कर सकते हैं, संसाधन में को संरक्षित करना या विवेकपूर्ण उपयोग करना, ठीक है। तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते दोस्तों। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है ना दोस्तों, दो समझिए, संसाधन निर्माण में तकनीक की क्या भूमिका, स्पष्ट कीजिए। जो संसाधन को निर्माण करने में क्या क्या तकनीक है, स्पष्ट कीजिए, या इसका भूमिका क्या है। तो आप लोग के आंसर में क्या लिखना है दोस्तों, जो समझिए। तो आपको आंसर में लिखना है, चौथा नंबर प्रश्न का आंसर में क्या लिखना है दोस्तों, कि देखिए यहाँ पे लिखना है संसाधन निर्माण में तकनीक की क्या भूमिका, स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन यही ना दोस्तों, चौथा नंबर प्रश्न। तो आपको सबसे आसान भाषा में लिखना है, तो संसाधन होते नहीं है बल्कि बनते हैं। यह किसने कहा है दोस्तों, तो इसके भी आप ऑब्जेक्टिव के लिए याद कर सकते हैं। संसाधन होते नहीं बनते हैं, यह किसने कहा था दोस्तों, तो जिम्मरमैन ने कहा था दोस्तों, ठीक है। ऐसा तकनीक के आधार पर संभव है। अल्प संसाधन वाला देश जापान तकनीक के राष्ट्र में विकसित राज्य है। जापान, अमेरिका, चीन ये सभी विकसित राज्य में आते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इसमें क्या लिखना है दोस्तों, कि संसाधन होते नहीं बल्कि बनते हैं, इन्हें बनाया जाता है, ऐसे तकनीक के आधार पर संभव है। अल्प संसाधन वाला देश जापान तकनीक के राष्ट्र में काफ़ी विकसित राज्य है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब ये जो था 2 नंबर के प्रश्न जिसका आंसर हम लोग देख चुके हैं। तो अब चलिए 5 नंबर प्रश्न की ओर लिखते हैं। देखिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आप कॉपी में लिख कर आप याद कर सकते हैं दोस्तों, देख सकते हैं। तो चलिए अब क्या है दोस्तों, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में क्या है दोस्तों, संसाधन के विकास में जो सतत विकास की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। जो संसाधन में जो सतत विकास का अर्थ क्या है दोस्तों, वैसा विकास जो वर्तमान के साथ साथ भावी पीढ़ी के ध्यान में रखकर जो विकास किया जाता है दोस्तों, उसे सतत विकास कहते हैं दोस्तों। इसका व्याख्या करने के लिए कह रहा है दोस्तों, तो इसे हम अधिक भाषा लैंग्वेज में लिखने के प्रयास करेंगे दोस्तों। तो इसका उत्तर क्या है दोस्तों, जो समझिए। देखिए यहाँ पे इसका उत्तर दोस्तों दीर्घ उत्तरीय प्रश्न सतत विकास है। सतत विकास उत्तर में आपको लिखना है, सतत विकास का अर्थ होता है वर्तमान के साथ साथ भावी पीढ़ी के ध्यान में रखने का जो विकास किया जाता है दोस्तों, उसे सतत विकास कहते हैं, ठीक है दोस्तों। वैसा विकास जो वर्तमान के साथ साथ जो अभी हम लोग वर्तमान में है दोस्तों, उसको अगर बचा करेंगे तो भावी पीढ़ी के लिए जो बचेगा उसे ही सतत विकास कहते हैं। तो संसाधन मानव के जीवन का आधार है और यह प्रकृति से मिला हुआ एक उपहार है दोस्तों। संसाधन मानव के लिए जीवन का आधार है और यह प्रकृति से मिला हुआ एक उपहार है दोस्तों, ठीक है। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, जिससे जैसे में इसे आप एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते हैं, पेड़ पौधे जल इत्यादि। फिर आप लोग देखिए यहाँ पे देखिए, मनुष्य ने इसका विवेकपूर्ण उपयोग नहीं किया है। जो मनुष्य होते हैं ना दोस्तों, उसमें यह विवेकपूर्ण उपयोग नहीं किया जाता गया है दोस्तों, जिसके कारण वर्तमान में साथ साथ क्या होता है ना दोस्तों, संतुलन में नहीं है पर्यावरण ना दोस्तों, जो संतुलन में नहीं है दोस्तों, जिसके कारण देखिए पर्यावरण का नुकसान पहुंचाए बिना समय के विकास करना सतत विकास का अवधारणा कहलाता है दोस्तों। क्या है दोस्तों, यहाँ से समझिए, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना, यानी पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए
वर्तमान में समय में विकास करना ही सतत विकास का अवधारणा कहलाता है दोस्तों। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न अगर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, तो आप इस आंसर का उपयोग कर सकते हैं। बिल्कुल सटीक और सही आंसर है दोस्तों, तो देख सकते हैं इसके आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है दोस्तों, जो समझिए कि स्वामित्व के आधार पर संसाधन के विविध स्वरूपों का वर्णन कीजिए। स्वामित्व के आधार पर संसाधन की विविध स्वरूपों को वर्णन कीजिए दोस्तों। तो दूसरा नंबर प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, जो समझिए। दोस्तों आप लोग को दूसरा नंबर प्रश्न कहा जा रहा है कि स्वामित्व के आधार पर संसाधन के विविध स्वरूपों को वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर में आप लोग को क्या लिखना है, स्वामित्व के आधार पर संसाधन के 4 प्रकार होते हैं। व्यक्तिगत संसाधन, तो व्यक्तिगत संसाधन क्या होता है, तो वैसे संसाधन जो किसी व्यक्ति के स्वामित्व में होता है उसे व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। जैसे समय धन ये व्यक्ति के द्वारा होता है दोस्तों। सामुदायिक संसाधन किसे कहते हैं, वैसा संसाधन जो पूरे समुदाय के लिए उपयोगी हो, उपयोग में के लिए उपलब्ध हो, उसे सामुदायिक संसाधन कहते हैं दोस्तों। फिर से समझिए, सामुदायिक संसाधन वैसा संसाधन जो पूरे समुदाय के लिए उपयोग के लिए उपलब्ध हो, सामुदायिक संसाधन कहते हैं। राष्ट्रीय संसाधन क्या होता है दोस्तों, जैसे समझिए, राष्ट्रीय वैसा संसाधन जो देश के नियंत्रण में होता है। राष्ट्रीय संसाधन में क्या होता है, जो देश के नियंत्रण में होता है उसे राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं दोस्तों। और देखिए अंतर्राष्ट्रीय संसाधन क्या होता है दोस्तों, वैसा संसाधन जो क्या होता है सभी देशों के लिए समान रूप से उपलब्ध हो, उसे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। क्या दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन में क्या होता है, वैसा संसाधन जो सभी देश के लिए समान रूप से उपलब्ध हो, सभी देशों के लिए, इसमें कोई भी देश आ सकता है। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन का समुद्र जल इत्यादि हो सकता है दोस्तों, आप इसमें और भी ऐड कर सकते हैं। तो आपको जब इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए स्वामित्व के आधार पर संसाधन के स्वरूप का वर्णन कीजिए, तो आपको इस प्रकार के आंसर यदि आप लिखते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे दोस्तों। तो देख सकते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक बार फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।